आपने MBA की डिग्री हासिल की है IIM कोलकाता से, यानी कि दोनों ही इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों की डिग्री हासिल करने के बाद वो कम से कम 25 साल से ज़्यादा से इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं और बड़ी मजबूती से कर रहे हैं। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले समझाएं सर कि क्या वाकई में हर दिन के साथ बाजार की चिंताएं और बढ़ रही है? क्या वाकई में और ज़्यादा टूटने का खतरा है? जिस तरह से लंबा चल रहा है युद्ध, कैसे देख रहे हैं आप बाजार के मूड माहौल को? अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मुझे आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। जहां तक बाजार का सवाल है अनिल जी, ये ऐसा फेज है जहां पे सब कुछ थोड़ा सा अनसर्टन हो चुका है, राइट? एवरी डे मार्केट इज टेकिंग अ डिफरेंट डायरेक्शन। न्यूज फ्लो ड्रिवन मार्केट हो गया। वॉर पे कुछ भी कहना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज हर दिन में 3 या 4 बार सिचुएशन बदल रही है, राइट? कितना लंबा ये वॉर चलेगा और कितना इसका डैमेज होगा, ये अभी से अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज ये वॉर चालू हुआ था 28 फरवरी के आसपास। अभी हम ऑलरेडी 1 महीने से ज्यादा इस वॉर में बिता चुके हैं, और जिस तरह का माहौल बन रहा है ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय और ये चलेगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट क्या होंगे, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट क्या होंगे, ये बदलते समय के साथ हमें पता चलेगा। जो ऑब्वियस चीजें हैं इंडिया के नजरिए से बहुत सिंपल है। हम थोड़ा सा एक कोलैटरल डैमेज बन चुके हैं इस वॉर में, बिकॉज हमारा एनर्जी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है गल्फ पे। सो वो हमें क्लियरली दिख रहा है, हमारे मार्केट में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 महीने में निफ्टी करीबन 10 से 11% करेक्शन हो गया, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि करेंसी भी 4-5% हमारा टूट गया है, राइट? ये साल बहुत ही डिफिकल्टी वाला साल रहा है, क्योंकि FY 26 जस्ट अभी परसों ही खत्म हुआ है। तो थ्रू आउट द ईयर हमने देखा है कुछ ना कुछ हेडविंड्स आती रही है मार्केट में। कभी ट्रेड वॉर रिलेटेड, स्टार्टिंग में ही हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, तब भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल माहौल अच्छा नहीं था। और ये अभी जो पिछले 1 महीने का जो माहौल बना है, ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं देगा नियर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। पर अनिल जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कोई भी वॉर परमानेंटली नहीं चलेगा। आज या 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ये वॉर जरूर खत्म होगा। तब हम शायद दूसरे माहौल में रहेंगे। लेकिन अभी जो आपको प्राइसेस मिल रही है इक्विटीज में, राइट, ये प्राइसेस उस समय अवेलेबल नहीं रहेगी। तो एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि आपको गुड न्यूज चाहिए या गुड प्राइस चाहिए, क्योंकि गुड न्यूज और गुड प्राइस दोनों साथ में ट्रैवल नहीं करती है। अभी हमारा मार्केट पूरा हेडविंड से भरा हुआ है, और पिछले 1 महीने में जो हमने करेक्शन देखा है, काफी समय बाद ऐसे करेक्शन हमें देखने मिला है। आई थिंक मार्च 2020 के बाद शायद ये पहला मार्च था जहां 1 महीने में इतना बड़ा करेक्शन आपको देखने मिला है। अभी ये भी हो सकता है, आप अगर आज खरीदारी करने जाते हैं, हो सकता है अगला 1 महीना 2 महीने में प्राइसेस और नीचे रहे या आपका कोई रिटर्न ना बने। बट हमने देखा है पुराने क्राइसिस में, पिछले 15-20 साल में, जब भी जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड कोई क्राइसिस रहा है, अगर उस समय आपने अच्छे शेयरों में खरीदारी की है, तो ओवर 3 to 5 years आपका पैसा बना है। तो एज एन इन्वेस्टर आपके हाथ में यही है, इससे ज्यादा आपके हाथ में कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैक्रो कैसे इवॉल्व होगा, जियोपॉलिटिक्स कैसे इवॉल्व होगा, कौन सा वॉर कब चालू होकर कब खत्म होगा, इसका अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट है। सो अगर आप लंबे अवधि के इन्वेस्टर हैं, तो आपको अगर कोई शेयर में खरीदारी करनी थी, बट वैल्यूएशन की वजह से, प्राइस की वजह से आप नहीं खरीद पाए, और आज आपको वो भाव आपके फेवर में लग रहा है, तो आपने थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करना चालू करना चाहिए। ऐसा हमारा मोतीलाल ओसवाल में व्यू बन रहा है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी किस तरह से युद्ध की सिचुएशन में आपको निवेश करना चाहिए। हो सकता है यहाँ से थोड़ा लंबा चले, थोड़ा और घटे, लेकिन अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अगर ठीक है, आपको शेयर जो ऊपर के भाव में पसंद है, अब नीचे मिल रहे हैं और लगा सकते हैं, तो पैसा जरूर लगाएं। लेकिन एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि आप नंबर क्रंचिंग जबरदस्त करते हैं, रिसर्च डेटा वगैरह काफ़ी निकालते हैं, क्या लगता है आपको निफ्टी इस लेवल पर जब 22,200 के आसपास आ चुका है, क्या निफ्टी के वैल्यूएशंस आकर्षक हैं, रीजनेबल हैं, या अभी भी महंगे हैं? तो अनिल जी, जो वैल्यूएशन 6 महीने पहले चल रही थी, या लेट्स गो टू सितंबर 2024। सितंबर 2024 जो मार्केट का पीक था, उस समय निफ्टी का पी 22 से 23 के बीच चल रहा था। अभी 2 महीने पहले तक वो 22-23 का पी 20 तक आ गया था, क्योंकि हमने 1.25 साल का टाइम करेक्शन देखा था, और थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन भी हुआ था। चूंकि साथ में थोड़ा बहुत अर्निंग्स डाउनग्रेड भी हुआ है FY 25 और 26 में, तो पी जो है, अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं प्राइस करेक्शन, टाइम करेक्शन एंड अर्निंग्स करेक्शन का, तो 22 का पी 20 हो गया था। अभी पिछले 1 महीने में जो करेक्शन हुआ है,
अगर आप फॉर अ मोमेंट एज्यूम करते हैं कि निफ्टी ईपीएस बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो वो पी 18 हो जाता। बट हम जानते हैं कि निफ्टी ईपीएस बदलेगा क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ी है। अनिल जी, इसमें दो तरीके से देखना चाहिए, एक लार्ज कैप और दूसरा ब्रॉडर मार्केट। अगर आप निफ्टी 50 का कंपोजिशन देखते हैं इंडेक्स का आज, तो इसमें लगभग 65 से 70% जो प्रॉफिट पूल है, उसको हायर कमोडिटी प्राइसेस का डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स को तो बेनिफिट होता है, जैसे मेटल्स है, ऑयल एंड गैस है, कमोडिटी प्राइसेस जब बढ़ती है तो इनकी अर्निंग्स बढ़ती है। वो 20% ऑफ द प्रॉफिट पूल है निफ्टी का। देन बैंक्स, यूटिलिटी, टेलीकॉम, ये जो सेक्टर्स है लगभग लगभग 50% ऑफ द प्रॉफिट पूल है, क्योंकि बैंक्स और बीएफएसआई 35% है। राइट, तो अगर आप ये 50% प्रॉफिट पूल देखते हैं तो इनको भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने का या बाकी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने का। इनडायरेक्ट इंपैक्ट जरूर है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती है, उससे बैंक्स के ट्रेजरी इनकम पे थोड़ा इंपैक्ट आता है। राइट, तो जो डायरेक्ट इंपैक्ट है नेगेटिव निफ्टी के प्रॉफिट पूल में, वो केवल 30% प्रॉफिट पूल पे है, जो कि है ऑटो, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीमेंट, थोड़ा सा फार्मा। राइट, तो निफ्टी ईपीएस पे सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने से बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको शायद देखने ना मिले। हो सकता है 2-3% अर्निंग्स कट हो। अगर मेरी मेमोरी सही है, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था 2022 में चालू, तो हमने जब सेंसिटिविटी एनालिसिस किया था, उस समय भी हमारा यही कंक्लूजन निकला था कि निफ्टी ईपीएस में बहुत ज्यादा दबाव नहीं था। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट के कंपनीज हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, डोमेस्टिक फेसिंग, बी टू सी कंपनीज, जहां पे जनरली प्राइसिंग पावर कम होता है, वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है, बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी लार्ज कैप कंपनीज की होती है। हालांकि ये माहौल में अगर आप देखें तो मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज के बैलेंस शीट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रहे हैं। तो जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पे शायद अर्निंग्स का थोड़ा ज्यादा हो सकता है। रही बात वैल्यूएशन की, आज अगर आप देखते हैं तो 18 का पी दिखता है। आप मान लीजिए 4-5% अर्निंग्स कट भी होता है अगले 3 महीने में, तो ये 18 का पी शायद 19 हो जाए। तो ये पी काफी सेंसिबल है। लॉन्ग पीरियड एवरेज के लगभग 5 या 10% डिस्काउंट पे अब हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बॉटम है, ये हमें नहीं पता है, ये हमें बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि मार्केट दोनों साइड में ओवरशूट करता है। जब तेजी बाजार होता है, बुल मार्केट होता है, तब भी वैल्यूएशन एक्सटेंड होते हैं एवरेज के आगे। और जब बुल मार्केट से बेयर मार्केट में आप जाते हो या करेक्शन वाले मार्केट में जाते हो, तब भी पेंडुलम अदर साइड पे ज्यादा स्विंग होता है। तो हो सकता है 18 का पी 17 हो जाए या 16 हो जाए, हमें नहीं पता है आज। लेकिन वैल्यूएशन उस लेवल पे आ गए हैं कि अब ये लॉन्ग पीरियड एवरेज को डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब पिछले 5 साल का अगर आप इक्वेशन देखेंगे ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन, तो मुझे लगता है आज का जो वैल्यूएशन है, रिस्क रिवॉर्ड है, बहुत अट्रैक्टिव है। पर हो सकता है आगे और अट्रैक्टिव हो जाए, वो हमें नहीं पता। इसलिए मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा कि आप पैसा डिप्लॉय करना चालू कर सकते हैं अगर आपका व्यू 3 या 5 साल का है, और यहाँ से अगर बाजार थोड़ा और करेक्ट होता है तो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इस हिसाब से बाजार मेरे हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी वाला माहौल रहा है पिछले 3-4 महीने से। फेयर इनफ, बिल्कुल आपने ठीक भी कहा कि किस तरह से बाजार को अप्रोच करना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह आता है कि निवेश करना है तो कहाँ, पैसे कहाँ लगाए, ये भी समझाएं। अनिल जी, हमारा जो व्यू है, हमें जो 4-5 सेक्टर्स पसंद है जहां हम ओवरवेट है, तो हमारा सबसे बड़ा ओवरवेट रहा है ऑफ लेट पिछले 1.5 साल से पीएसयू बैंक, जिसमें एसबीआई में हमने बहुत बड़ा ओवरवेट रखा है, और बीच में हमने जनवरी में वो ओवरवेट को और बढ़ाया था। राइट, दूसरा हमें नॉन लेंडिंग एनबीएफसी यानी कि कैपिटल मार्केट वाले जो कंपनीज है, वो काफी पसंद है। उसमें हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ग्रो है, हमें एएमसी भी पसंद है, आदित्य बिरला एएमसी, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी। सो ये फाइनेंशियल है। प्राइवेट बैंक्स में हम अभी भी अंडरवेट है, क्योंकि हमारा एचडीएफसी बैंक पे अंडरवेट स्टांस रहा है पिछले 1.5 साल से। वहां हमें आईसीआईसीआई बैंक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। जो दूसरा सेक्टर हमें पसंद रहा है वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स, जो कि ट्रेडिशनल एफएमसीजी है। वहां हमारा एलोकेशन 0 है मॉडल पोर्टफोलियो में पिछले 9 महीने से, और हम उसमें अंडरवेट है पिछले 5 साल से। सो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारी चॉइसेस बहुत क्लियर रही है। टाइटन, जो कि हमारा नंबर 1 प्रेफर्ड स्टॉक रहा है पिछले 15 साल से, वो हमारा सबसे बड़ा पोजीशन है मॉडल पोर्टफोलियो में ऑन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड। इसके अलावा हमें इंडियन होटल्स, अभी क्राइसिस से जा रहा है, बट इंडिगो का जो फ्रेंचाइज है हमें लगता है बहुत स्ट्रांग है, तो वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। रेडिको खैतान हमें पसंद है। इसके अलावा लेंसकार्ट, जहां हमने रिसेंटली कवरेज किया है, वो भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज उभर के आता हुआ दिख रहा है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक हमारा बड़ा ओवरवेट रहा है। इसके अलावा हमको यू कैन से टेलीकॉम में भारती एयरटेल पसंद है।
फिर सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स है जहां पे हमारी राय काफी पॉजिटिव रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एल&टी। एंड देन हमने जो व्यू लिया था आईटी पे, हालांकि वो प्ले आउट नहीं हुआ है, तो हमें लगता है अभी जो वैल्यूएशंस हो गए आईटी के आफ्टर दी होल ये जो एआई को लेके, एंथ्रोपिक को लेके पिछले 1-1.5 महीने में आईटी सेक्टर का जो करेक्शन हुआ है, हमें लगता है रिस्क रिवॉर्ड अभी वहां पे काफी इंटरेस्टिंग हो गया है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। और चूंकि करेंसी, हालांकि करेंसी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आईटी में होता नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सेंटिमेंट